शुभ प्रभात। जय हिंद बच्चों। आज हम अपठित अवबोधनम के अंतर्गत अपठित काव्यांश का अध्ययन करेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। बच्चों, आपके अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम में अपठित गद्यांश को निर्धारित किया गया था, जिसके संदर्भ में हमने अध्ययन किया। आपके वार्षिक पाठ्यक्रम में अपठित काव्यांश को निर्धारित किया गया है, जिसके संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे एवं उसके काठिन्य का निवारण करेंगे। बच्चों, अपठित अर्थात जो पढ़ा ना गया हो। आप पाठ को पढ़ते हैं, तत्पश्चात उस पर आधारित प्रश्नोत्तर को आप पूर्ण करते हैं। अपठित अर्थात ऐसा अंश जो कि न पढ़ा गया हो, वह अपठित कहलाता है। काव्यांश काव्य का अंश अर्थात काव्य का ऐसा अंश जो पहले न पढ़ा गया हो, अपठित काव्यांश कहलाता है। बच्चों, गद्यांश को हल करना बहुत सरलता से पूर्ण हो सकता है, लेकिन काव्यांश को हल करते समय काव्य के मूल भाव को समझना होता है, कविता में निहित शब्दों के अर्थ को जानना होता है। तत्पश्चात हम कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को पूर्ण करते हैं। यदि पढ़ी हुई कविता होती है जिसके मूल भाव को समझाया गया रहता है, तो आसानी से, बहुत सरलता से हम हल कर लेते हैं। लेकिन कविता का ऐसा अंश जो कि पहले न पढ़ा गया हो, उसे हल करते समय अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। तो आज हम अपठित अवबोधनम के अंतर्गत अपठित काव्यांश के विषय में अध्ययन करेंगे। अपठित काव्यांश, यदि हम अपठित का विग्रह करते हैं तो बनेगा अपठ इत, उपसर्ग, पठ मूल धातु और इत प्रत्यय, अर्थात जो पढ़ा ना गया हो। काव्यांश का यदि हम विग्रह करें तो काव्य अंश, काव्य का एक छोटा सा भाग, अर्थात काव्य का एक ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो, अपठित काव्यांश कहलाता है। अपठित काव्यांश का उद्देश्य काव्य पंक्तियों में निहित भाव और काव्यांश में निहित संदेश को समझना होता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों में मौलिक लेखन क्षमता को विकसित करना होता है। अपठित, उपसर्ग, पठ मूल धातु इत प्रत्यय के साथ अपठित शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जो पहले न पढ़ा गया हो, जो नहीं पढ़ा गया है। काव्यांश काव्य अंश अर्थात काव्य का ऐसा अंश जो कि पहले न पढ़ा गया हो, वह अपठित काव्यांश कहलाता है। यदि हम अपठित काव्यांश की परिभाषा देते हैं तो हम कहेंगे काव्य का ऐसा अंश जो कि पहले न पढ़ा गया हो, अपठित काव्यांश कहलाता है। अपठित काव्यांश का उद्देश्य होता है कि किसी भी कविता के मूल भाव को समझना, कविता में निहित
संदेश को समझना और विद्यार्थियों की मौलिक लेखन क्षमता को विकसित करना। यदि विद्यार्थी किसी भी कविता के अंश को पढ़ेंगे, उसके मूल भाव को समझेंगे, तत्पश्चात वे यदि प्रश्नों को हल करते हैं तो वह उनकी मौलिक लेखन क्षमता विकसित होती है। तो अपठित काव्यांश का उद्देश्य होता है कि कविता में निहित मूल भाव को समझना, उसमें निहित संदेश को समझना और विद्यार्थियों की मौलिक लेखन क्षमता को विकसित करना। ये अपठित काव्यांश का उद्देश्य होता है। बच्चों, आप कविता पढ़ते हैं तो जब तक कविता में निहित मूल भाव को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक कविता आपको प्रभावपूर्ण नहीं लगती है। जब हम कविता के मूल भाव को समझ जाते हैं और उसमें निहित संदेश को समझ जाते हैं, तो वह कविता हमें अत्यंत प्रभावपूर्ण और आकर्षक प्रतीत होने लगती है। तो अपठित काव्यांश की परिभाषा है काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो, वह अपठित काव्यांश कहलाता है। अपठित काव्यांश का उद्देश्य है कि कविता के मूल भाव को समझना, कविता में निहित संदेश को समझना एवं छात्रों के मौलिक लेखन क्षमता को विकसित करना। स्पष्ट हो गया बच्चों? अब हम देख लेते हैं कि अपठित काव्यांश को हल करते समय हमें किन किन मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि अपठित काव्यांश को हम हल कर सके। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अपठित काव्यांश को हल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक मन ही मन में 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे उसका भावार्थ और मूल भाव समझ में आ जाए। दूसरा, अपठित काव्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर देते समय प्रतीकार्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथा, प्रश्नों के उत्तर काव्यांश से ही देना चाहिए, काव्यांश से बाहर जाकर उत्तर देने का प्रयास न करें। अपठित काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर को अपनी भाषा में लिखना चाहिए। काव्यांश की पंक्तियों को उत्तर के रूप में नहीं लिखना चाहिए। शीर्षक लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक एवं अर्थवान होना चाहिए। तो पहला है, आप अपठित काव्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, तो अपठित काव्यांश को मन ही मन में 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। फिर काव्यांश में निहित मूल भाव और उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। स्पष्ट हुआ ये 2 बात कि काव्यांश को पहले हम मन ही मन में 2 से 3 बार पढ़ते हैं, फिर उसमें निहित जो मूल भाव होता है, जो अर्थ होता है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट था, प्रश्नों के उत्तर देते समय प्रतीकार्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अपठित गद्यांश तो स्वयं ही अपने आप में पूरा एक अंश होता है, लेकिन अपठित काव्यांश में प्रतीकार्थ चलता है। प्रतीकार्थ अर्थात उसका एक दूसरा अर्थ, प्रतीक रूप में उसका अर्थ
चलता है। तो अपठित काव्यांश के प्रतीकार्थ, यदि कोई शब्द दिया गया है, उस शब्द का प्रतीक रूप में वह क्या कहना चाह रहा है कवि, इस प्रतीकार्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी आप उत्तर को पूर्ण सही रूप में हल कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा स्पष्ट हुआ। चौथा पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तर काव्यांश से देना चाहिए। काव्यांश से बाहर जाकर उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा काव्य पंक्तियों, काव्यांश में के आधार पर जो प्रश्न पूछा जाता है उसी से ही उत्तर देना चाहिए। कभी भी काव्यांश से बाहर जाकर उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपठित काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अपनी भाषा में लिखें। काव्य पंक्तियों में प्रश्नों के उत्तर न लिखें। हमेशा उत्तर देते समय ये प्रयास करें कि काव्यांश में के आधार पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है हम उसी का उत्तर दें। कभी भी बाहर से उत्तर या कुछ अतिरिक्त उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर लिखते समय आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए और सुगम्य होनी चाहिए। कभी भी काव्य पंक्तियों को ही उत्तर के रूप में नहीं लिखना चाहिए। हमेशा उसे अपनी भाषा में हल करने का प्रयास करना चाहिए। आखिरी है कि अपठित काव्यांश का शीर्षक लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरे काव्यांश का मूल भाव उस शीर्षक में निरूपित हो। साथ ही साथ उस शीर्षक से कविता के संदर्भ में हमें ज्ञान हो सके। तो अपठित काव्यांश को हल करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कविता को 2-3 बार मन में हल पढ़ना चाहिए, मन ही मन में। फिर कविता के मूल भाव और उसके अर्थ को समझना चाहिए। फिर कविता में जो प्रतीकार्थ दिए गए हैं उसको विशेष रूप से समझना चाहिए। फिर कविता को हल करते समय सिर्फ काव्यांश के आधार पर ही हल करना चाहिए, बाहर से हम अतिरिक्त कुछ भी लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उत्तर लिखते समय काव्य पंक्तियों को ही आप उत्तर के रूप में नहीं लिखना चाहिए। हमेशा अपनी भाषा में आप उत्तर लिखने का प्रयास करें। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए। शीर्षक लिखते समय ये ध्यान रखिएगा कि शीर्षक हमेशा काव्यांश को पूर्णतः स्पष्ट करता हुआ शीर्षक हो। तो बच्चों, अपठित काव्यांश की परिभाषा को हमने जाना। अपठित काव्यांश का क्या उद्देश्य है? अपठित काव्यांश की परिभाषा अर्थात काव्य का ऐसा अंश जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित काव्यांश कहलाता है। फिर हमने उसके उद्देश्य को जाना कि कविता में निहित मूल भाव और उसके संदेश को समझना, विद्यार्थियों की मौलिक लेखन क्षमता को विकसित करना, ये अपठित काव्यांश का उद्देश्य होता है। फिर हमने पढ़ा कि अपठित काव्यांश को हल करते समय कुछ बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए। काव्यांश के मूल भाव को समझना चाहिए, उसके भावार्थ को जानना चाहिए, उसमें निहित प्रतीकार्थ के संदर्भ में जानना चाहिए और उत्तर लिखते समय काव्य पंक्तियों को ही आप उत्तर के रूप में नहीं लिखेंगे, उसे आप अपने शब्दों में उत्तर लिखेंगे। स्पष्ट है? शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक और मूल भाव को निरूपित करते हुए होना चाहिए। बच्चों, अब हम उदाहरण देख लेते हैं। 2 प्रकार से हम उदाहरण को देखेंगे। पहला, यदि अगर आपको बहुवैकल्पिक आता है तो आप किस प्रकार से उसे हल करेंगे, और दूसरा, यदि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है तब आप किस प्रकार से उन प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे।
तो हम आज दो उदाहरण देखेंगे। प्रथम हम बहुवैकल्पिक देखेंगे और दूसरा हम प्रश्नों के उत्तर को अपनी भाषा में किस प्रकार लिखना चाहिए इसे देखेंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, सूरज एक नटखट बालक सा दिन भर शोर मचाए, इधर उधर चिड़ियों को बिखेरे, किरणों को छितराए, कलम दराती बुरुश हथौड़ा जगह जगह फैलाए, शाम थकी हारी मां जैसी एक दिया जलाए, धीरे धीरे सारी बिखरी चीजें चुनती जाए। यहाँ सूरज सूर्य के विषय में है कि सूरज एक नटखट बालक, सूरज की तुलना किससे की गई है? एक नटखट बालक से तुलना की गई है जो पूरे दिन शोर मचाया रहता है, इधर उधर पूरे चिड़ियों को बिखराया रहता है। चिड़िया को बिखराना अर्थात चिड़िया प्रातःकाल होते ही अपने दिनचर्या में लग जाती हैं और उसी को यहाँ पर कहा गया है कि इधर उधर चिड़ियों को बिखेरे हुए, किरणों को छितराए, अपनी किरणों से पूरे धरती को चारों ओर अपनी किरणों को छितराए रहता है। कलम दराती बुरुश हथौड़ा जगह जगह फैलाया, ये प्रतीक रूप में कार्य के लिए होता है। कहीं पे कलम से कार्य हो रहा है, कहीं पे ब्रश से काम हो रहा है, कहीं हथौड़े से काम हो रहा है, अर्थात प्रातःकाल होते ही लोग अपने अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। शाम थकी हारी मां जैसी, शाम की तुलना किससे की है? थकी हारी मां से की है। एक दिया जलाए, शाम एक थकी हारी मां की जैसी है जिसने एक दिया जलाकर धीरे धीरे उसकी बिखरी हुई सारी सामग्री को चुनती हुई जाती है। अर्थात प्रातःकाल होते ही मनुष्य सभी अपने अपने दिनचर्या में लग जाते हैं और शाम होते ही सभी अपने काम को समेट कर अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। अब देखते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है। सूरज की तुलना किससे की गई है? उत्तर बताया था आपको, पहली पंक्ति में है, सूरज एक नटखट बालक सा। किससे की गई है? नटखट बालक से। नटखट सूरज दिन भर क्या करता रहता है? दिन भर शोर मचाता है, चिड़ियों को उड़ाता है, शांत बैठता है, पढ़ाई करता है। किस तरह क्या कार्य करता है? दिन भर शोर मचाता है। शाम किसका प्रतीक है? थकी हारी मां का प्रतीक है। थकी हारी मां, चंचल महिला, मजदूर महिला, कोई नहीं, किसका प्रतीक है? मां। थकी हारी मां का प्रतीक है। शाम होने पर क्या जलता है? दीपक जलता है। अब काव्यांश का शीर्षक, नटखट सूरज, प्रकृति, सवेरे शाम और सूरज की कथा। पूरी कविता किस पर आधारित है? नटखट सूरज पर आधारित है। अब हम उत्तर देख लेते हैं। सूरज की तुलना किससे की गई है? नटखट बालक से की गई है। नटखट सूरज दिन भर क्या करता है? नटखट सूरज दिन भर शोर मचाता है। शाम किसका प्रतीक है? थकी हारी मां का प्रतीक है। शाम होने पर क्या जलता है? दीपक जलता है। और काव्यांश का शीर्षक क्या होगा? नटखट सूरज। बच्चों, बहुवैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर को हम इस तरह से देखते हैं। हम कविता के मूल भाव को समझते हैं और फिर हम ये जानते हैं कि हाँ, कविता में क्या कहा गया है और उसका विकल्प, सही विकल्प को हम चयन करते हैं। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा कि हाँ, कविता दी जाएगी, उस पर प्रश्न रहेगा और उसके उत्तर विकल्प के रूप में रहेंगे और उसे आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। एक तो इस प्रकार से अपठित काव्यांश होता है और दूसरा अपठित काव्यांश के जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं उसे हम अपनी भाषा में स्वयं लिखते हैं। एक उदाहरण हम उसका भी देख लेते हैं। देख लीजिए उदाहरण। कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर,
सुवासित भीगी हवाएं, सदा पावन मां सरीखी, अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर कुछ रंग फूल, ठंड से सितकारती घर में घुसी हो, और सोते देख मुझको जगाती हो। सिरहाने रख एक अंजलि फूल हर सिंगार के, नर्म ठंडी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से, बाल बिखेरे हुए तनिक सवार के। यहाँ पर कार्तिक मास, हम हिंदी के महीनों को जानते हैं, चैत्र मास से शुरू होता है, चैत्र, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो कार्तिक, जब जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, जो कि देव दीपावली होती है, उसे हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली होती है, उसके एक महीने पूर्व ही कार्तिक मास का प्रारंभ हो जाता है। तो कार्तिक मास में हल्की ठंड प्रारंभ हो जाती है। तो कवि कह रहा है, कार्तिक मास की एक हंसमुख सुबह, एक बहुत खुश प्रारंभ, मतलब हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, सुवासित भीगी हवाएं। भीगी हवाएं नदी के तट से गंगा नहाकर लौट रही है। कौन लौट रहा है? सुगंधित हवाएं। सदा पावन मां सरीखी, किसके समान? सदा पवित्र मां के समान वो भीगी हवाएं लौट रही हैं। अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर कुछ रंग फूल, ठंड से सत्कारती घर में घुसी हो। अभी जैसे मंदिरों में अपने मन को प्रसन्न करने वाले कुछ फूल को चढ़ाकर ठंड से सत्कारती हुई वह घर में घुसी है। कौन घुस रहा है यहाँ पर? किसकी तुलना की गई है? हवा की तुलना किससे की गई है? मां से की गई है। और सोते देख मुझको जगाती हो, और मुझे सोते हुए देखकर जगा रही है। ठंड, यहाँ पर ठंड की तुलना मां से की गई है कि जिस प्रकार से मां अपने शिशु को जगाती है, उसी प्रकार से वह मुझे सोते हुए देखकर जगा रही है। सिरहाने रख एक अंजलि फूल हर सिंगार कर, मेरे सिरहाने, सर के समीप रखकर एक फूल, एक अंजलि फूल, एक अंजलि भरी हुई फूल, हर श्रृंगार का फूल देखा होगा, बहुत खूबसूरत होता है और बहुत सुगंधित होता है। नर्म ठंडी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से, और अपनी नर्म ठंडी उंगलियों से गाल को छूकर, मुझे अपनी ठंडी ठंडी हवाओं से गाल को छूकर, मेरे गालों को छूकर और बालों को बिखेर कर, तनिक सवार कर मुझे जगाने का प्रयास कर रही है। तो ये हो गया इस अपठित काव्यांश का अर्थ। अब हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। कार्तिक मास की प्रातःकालीन हवाओं को किसके समान बताया गया है? यहाँ पे हमने देखा था ना, सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन मां सरीखी। कार्तिक मास की प्रातःकालीन हवाओं को किसके समान बताया गया है? कार्तिक मास की प्रातःकालीन हवाओं को मां के समान बताया गया है। हंसमुख सुबह से क्या तात्पर्य है? शरदकालीन, ठंड की प्रातःकालीन सुबह। सिरहाने रख एक अंजलि फूल हर सिंगार के पंक्ति से क्या व्यंजित होता है? पुत्र के प्रति आशीर्वाद प्रकट करना व्यक्त होता है कि जिस प्रकार से पुत्र को प्रेम करते हुए उसके सिरहाने एक अंजलि हर सिंगार के फूल को रख देती है, उसी प्रकार से मां का आशीर्वाद के रूप में प्रकट होता है। सुवासित हवाएं किस प्रकार जगाती हैं? सिरहाने हर सिंगार के फूल को रखकर, बाल, बिखरे हुए बाल को संवार कर, नर्म ठंडी उंगलियों से गालों को छूकर, ये सारी हमने काव्य पंक्तियों में पढ़ा था कि सुवासित हवाएं इस प्रकार से जगाती हैं कि उसके सिरहाने हर सिंगार के फूल को रखकर, बिखरे हुए बाल को संवार कर और नर्म ठंडी उंगलियों से उसके गालों को छूकर जगाती हैं। तो काव्य पंक्तियों के जब हम इस तरह से प्रश्नों के उत्तर हम देंगे, जब तक हम कविता के मूल भाव को नहीं समझते हैं, तब तक हम कविता के उत्तर को नहीं देख पाते हैं।
प्रातःकालीन हवा की तुलना किसके समान बताई गई है? माँ के समान बताई गई। हसमुख सुबह यानी शरतकालीन प्रातःकाल बहुत खूबसूरत होता है, उसे शरतकालीन सुबह के लिए कहा गया। और हर श्रृंगार सिरहाने एक हर श्रृंगार का फूल रखना क्या व्यंजित करता है, क्या प्रकट करता है कि पुत्र के प्रति वह अपने आशीर्वाद को प्रकट करता है। और सुवासित हवाएं किस प्रकार जगाती है? सिरहाने हर श्रृंगार के फूल रखकर, बिखरे हुए बाल को संवार कर, नर्म ठंडी उंगलियों से गालों को छूकर। तो अपठित काव्यांश को हल करते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, कविता में क्या कहा जा रहा है, कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है, कविता का क्या उद्देश्य है, और तत्पश्चात हमें प्रश्नों को हल करना चाहिए। बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हल करते समय भी इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और प्रश्नों के उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप काव्य पंक्तियों को ही उतारकर उन प्रश्नों के उत्तर में नहीं लिखेंगे। जब भी आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो उसे आप अपनी भाषा में लिखने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। स्पष्ट हो गया बच्चों? तो अपठित काव्यांश अर्थात काव्य का ऐसा अंश जो पहले नहीं पढ़ा गया, उसको हल करते समय हमें इन निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आशा है कि आप अब अपठित काव्यांश को पूर्णतः हल कर लेंगे। बच्चों, आज पीडीएफ के माध्यम से एक अभ्यास पत्र आपको भेजा जाएगा। सर्वप्रथम आपको नोट्स दिया जाएगा जिसे आप अपनी हिंदी ब की उत्तर पुस्तिका में स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात अभ्यास कार्य को आप स्वयं हल करेंगे और हल करके उसे भी आप अपनी हिंदी ब की उत्तर पुस्तिका में पूर्ण करेंगे। हल करते समय कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसमें निहित मूल भाव को समझिएगा और तत्पश्चात अपठित काव्यांश को आप पूर्णतः हल कीजिएगा। अपने लेखन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दोनों प्रकार के अभ्यास पत्र रहेंगे। बहुवैकल्पिक भी अभ्यास पत्र दिया जाएगा और प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अभ्यास पत्र में रहेगा कार्य। तो आप इन दोनों को अपनी हिंदी ब की उत्तर पुस्तिका में सुंदर एवं स्पष्ट अक्षरों में पूर्ण करेंगे। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।